और ये जो सुक्ता गैंडोर है ये ओरिजिनली एक पोर्ट सिटी था, पर बाद में आप देखेंगे जिस तरीके से सी जो है ये चेंज करता है अपना कोस्ट, तो उसकी वजह से ये अपलिफ्ट होने की वजह से जो कोस्टल एरिया है ये बाद में अपना रेलेवेंस खो देता है। शुरुआती दौर में सुक्ता गैंडोर जो है उनका ट्रेड लिंक माना जाता था, जो बेबीलोन है उनसे इनका व्यापार होता था। फिर हमने आपसे मांदा की बात की थी, जो जम्मू एंड कश्मीर में है, चिनाब नदी के पास में। इसको जीपी जोशी ने 1982 में एक्सकेवेट किया था, और यहां पर आपको वुड मिलती है हिमालयन रीजन से, और साथ में आपको टूटी हुई कॉपर की एक ब्लेड मिलती है, या फिर एक छोटा सा चाकू कह सकते हैं, उसके टुकड़े आपको मिलते हैं कॉपर के। अब हम बात करें जरा टाउन प्लानिंग किस तरीके से होती थी। इंपॉर्टेंट फीचर ये बहुत ज्यादा जरूरी है टाउन प्लानिंग का। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसी टाउन प्लानिंग थी? सबसे पहली तो बात करी जाती है, जो स्ट्रीट्स हैं वो 90 डिग्री पे कट करेंगे एक दूसरे को, तो व्यवस्थित है। मकानों के जो दरवाजे हैं वो मेन रोड पे नहीं खुलेंगे। अब मेन रोड पे नहीं खुल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो व्यवस्था बनाई गई थी वो ऐसी बनाई गई थी, अंदर मकानों के दरवाजे जो है वो अंदर खुला करते थे, मेन रोड पे कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। हर घर के अंदर आप देखेंगे तो हर घर के अंदर बाथरूम की व्यवस्था होगी, हर घर के अंदर एक आपको कुआं भी देखने मिलेगा। घर जो बनाया जा रहा है वो पकी हुई ईंटों से बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो गारा है उसको जिप्सम का मोटर यूज करा जाता था, और उसी समय पर जो इजिप्शियंस हैं वो ड्राई या फिर सूखी ईंटों का काम करा करते थे। तो हम थोड़ा एडवांस हो गए थे सिविलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हम पका के उपयोग कर रहे हैं ईंटों को, पर ये धूप में सुखाकर यूज करते थे। तो इनकी ईंटें जो है उसकी लाइफ कम रहेगी बनस्पत हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन की ईंटें हैं उनसे। रेस्ड प्लेटफॉर्म रहने वाला है, अपर सिटाडेल रहेगा और लोअर सिटाडेल रहने वाला है। इस तरीके से सिटी को बांटा गया था। अगर आप देखें तो ये मान के चलिए इस तरीके से ये सिटी को बांटा गया था, ये अपर सिटाडेल है, ये लोअर सिटाडेल है। तो नीचे रिहायशी लोग रहेंगे और ऊपर ऐसा माना जाता है कि जो मर्चेंट है या फिर प्रीस्ट है उन सबको रखा जाता था। हर घर में जैसा मैंने आपको बताया कि वेंटिलेशन का ध्यान दिया जाएगा, प्रॉपर आपको वेल्स देखने मिलेंगे और बाथरूम भी होंगे, वो भी वेंटिलेटेड होंगे, खिड़कियां वगैरह थी। कोई भी बड़ा मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर जैसा आपको इजिप्ट में या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में देखने मिलेगा, बहुत बड़े बड़े नेक्रोपोलिस या फिर पिरामिड्स आपको देखने मिलते हैं इजिप्ट में या मेसोपोटामिया में। इस तरीके की चीजें आपको यहां पर देखने नहीं मिलेगी। कोई बड़ा मंदिर या कोई बड़ा पैलेस नहीं देखने मिलने वाला है। ना ये स्पष्ट होता है कि रूल कौन करता था, इसके बारे में भी कोई क्लियर आइडिया आपको नहीं मिलता है। ड्रेनेज जो थी, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि कहीं ना कहीं ड्रेनेज जो है वो धीरे धीरे डिटेरियोरेट हो रही थी, यहां पर आपको व्यवस्था बहुत अच्छी मिलने वाली, साफ सुथरी व्यवस्था मिलने वाली है आपको ड्रेनेज की। कुछ साइट्स हैं जैसे ढोलावीरा की बात करें या फिर लोथल की बात करें, यहां पर जो सेटलमेंट है पूरी तरीके से किलेबंदी करी गई थी, फोर्टिफाई करी गई थी, लेकिन इस तरीके की चीज आपको दूसरी साइटों में देखने नहीं मिलती। हर सेक्शन जो था टाउन का उसको बड़ी बड़ी दीवारों से घेराबंदी करके रखा गया था। इसका कोई कारण हो सकता है, कुछ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को कंसिडर किया हो। दूसरी तरफ अगर बात करें जो सीटाडेल था, जो सीटाडेल ये हायर पॉइंट पे जो रहता है, वो जो सीटाडेल था लोथल में, वो बड़ी बड़ी दीवारें नहीं बनाई गई थी, पर जो सामान्य बिल्डिंग्स थी उन्हीं की हाइट इतनी लंबी कर दी गई थी कि एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपना काम कर रहे थे। दोनों चीजें हैं, अगर आप मान के चलिए एक मकान है जिसकी जो बाउंड्री है वो बड़ी कर दीजिए या फिर मकान जो है ओवरऑल हाइट उसकी बढ़ा दीजिए, तो भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपना काम कर देता है। तो ये चीजें आपको देखने मिलती है लोथल में, ढोलावीरा में। और हमने हड़प्पन सिटी प्लानिंग के बारे में भी बात की, किस तरीके के मकान होते थे, उसमें कुआं होता था, और जो मेन रोड है वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करेगी। ड्रेनेज सिस्टम भी गजब का हुआ करता था। थोड़े दिन पहले मेंस में, कुछ साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, जब बॉम्बे में फ्लड आ रहे थे या फिर अर्बनाइजेशन के जो चैलेंजेस होते हैं, इससे सवाल यह आया था कि आप हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्या सीख सकते हैं और उसको आप आज के समय में कंटेम्प्रेरी टाइम में सिटी प्लानिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है इसको आप अगर ध्यान रखें, जैसे आज हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं कि हर घर में आपको शौचालय बनाना है, वो चीज हड़प्पन सिविलाइजेशन में थी, तो आप इसको कोट कर सकते हैं कि हम डिटेरियोरेट हुए हमारी सोसाइटी में, कल्चरली आप देखेंगे तो हम नीचे आए हैं। और वो चीज जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी वेल वेंटिलेटेड टॉयलेट्स हुआ करते थे, पर यहां पर वो चीज मिस कर रहे हैं हम, और हमें वापस अपने आप को सिटी प्लानिंग को और अपनी लाइफस्टाइल को उसी तरीके का चेंज करने की जरूरत है। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में आप देखिए मेन क्रॉप जो है वो है वीट और बार्ली। इसके साथ में आप देखें तो लोथल में आपको चावल का राइस हस्क मिलता है, जिसकी मैंने आपसे बात की थी, और रंगपुर में गुजरात में भी आपको राइस के अवशेष मिलते हैं। इसके अलावा डेट्स जो खजूर होते हैं, मस्टर्ड है, सीसमम है, कॉटन, राई और पीस, ये सारी चीज भी उगाई जा रही हैं। इसके साथ में कॉटन को भी प्रोड्यूस करने का जो काम था पहली बार यहीं पर प्रोड्यूस हुआ था, और ग्रीक इसको सिंडन कहा करते थे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, टेक्सटाइल का किस तरीके से यूज हो रहा है, कब प्रोड्यूस हुआ, कहां प्रोड्यूस हुआ, ये जानकारियां पूछ ली जाती हैं सवालों में, और ये आपको याद बनाए रखनी है। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स का यूज करा जाता था हल से खींचने के लिए, और जो सिकल है जिसको आप हिंदी भाषा में हसिया कहते हैं, इस तरीके से होगा क्वेश्चन मार्क जैसा, जिससे आप फसल वगैरह काटते हैं, तो वो पत्थर का सिकल यहां पर देखने मिलता है। गबरबंद या फिर नाला, जो कि आप
डैम्स से आप पानी को इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, पानी को चैनलाइज करते हैं, वो चीजें यहां देखने मिलती हैं। हालांकि कैनाल इरिगेशन यहां पर नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि कैनाल इरिगेशन यहां पर नहीं होगा, कैनाल नहीं थे, ये आपको याद रखना है। कैनाल इरिगेशन प्रैक्टिस नहीं करा जाता था और यहां पर भी प्रोबेबली कहा गया है, तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आती है तो वहां स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। देयर वॉज कनाल वॉज नॉट यूज्ड इन एनी केस, या फिर इस तरीके की कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आए, हालांकि इस तरीके के सवाल नहीं आते हैं, लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आए तो वहां आप नकार देंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि शायद होते हों, कोई स्ट्रॉन्गली इस चीज को अफर्म नहीं कर रहे हैं कि नहीं होते थे। बात करें हम इसके अलावा जो फूड ग्रेन्स हैं और सीरियल्स हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ग्रेनरीज हैं। सेविंग्स अकाउंट कब खोलोगे? जब सेविंग्स होंगी। ग्रेनरी कब खोलोगे? जब आपके पास ग्रेन रखने के लिए हैं, और यहां पर ग्रेन रखने के लिए थे, चाहे हड़प्पा की बात करें, लोथल की बात करें, धोलावीरा की बात करें, या फिर मोहनजोदारो की, हर जगह पर आपको बड़ी बड़ी ग्रेनरीज देखने मिलेंगी, अनाज खाने, अनाज गोदाम देखने मिलेंगे। इसका मतलब है कि भरपूर उगाई हो रही थी, भरपूर जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन हो रहा था। अब ये जो क्रॉप्स हैं इनको टैक्स के तौर पे ले लिया जाता था और ग्रेनरी में रखा जाएगा, और बाद में इनको सैलरीज के तौर पे, वेतन भत्ते के तौर पे दिया जाता था, और इस तरीके की चीजें जो है ये हमें यहां से देखने मिलती है। इसके साथ में ये जो ग्रेनरी है, जो जहां पर अनाज स्टोर करके रखा है, इस अनाज को इमरजेंसी में भी उपयोग करा जाता था। सैलरीज और वेजेस के अलावा ये जो अनाज स्टोर करके रखा है इसको इमरजेंसी में उपयोग भी करा जाता था, और ये जो प्रैक्टिस है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया दोनों में देखने मिलेगी। एनिमल डोमेस्टिकेशन की बात करें तो कौन कौन से जानवर हैं जो डोमेस्टिकेट कर लिए थे? तो ऑक्सन हो गया, बैल है, बफेलो है, बकरी, शीप, भेड़ है, सुअर है, कुत्ता, ये सारी चीजें हैं, बिल्ली हो गई, गधे हो गए और ऊंट, इन सारी लोगों को डोमेस्टिकेट करके उपयोग करा जाता था नाना प्रकार के कामों के लिए। यहां पर जो हम्प्ड बुल होता है, जो कि एक कुब्बड़ वाला या हम्प, आपने देखा होगा इस तरीके से जो हम्प होता है बैल का, वो वाला जो बुल है उसको काफी माना जाता था, काफी फेवर करा जाता था। हम एक सील देखेंगे जब प्रोटोशेवा या फिर पशुपतिनाथ की, उसमें भी आपको हम्प्ड बुल देखने मिलेगा। साथ में अगर बात करें तो जो घोड़ा है उसके बारे में जानकारी भी नहीं थी और ना घोड़े का उपयोग हुआ करता था। हालांकि कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे सुरकोटरा की बात करें, मोहनजोदारो, लोथल की बात करें, यहां पर आपको जानकारी मिलेगी। बाघ की, लायन की कोई जानकारी यहां पर नहीं मिलती है, याद रखना। टाइगर के बारे में पता था। इसके अलावा एलिफेंट और राइनोसरस जो हैं, जिसको राइनोसरस को अमारी कहा जाता था, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। और ये हमें कहां से पता चल रहा है? तो यहां पर आप देखिए, ये जो सील्स हैं, ये सील्स इस चीज का प्रूफ है। यहां पर देखिए हाथी आपको देखने मिला है, मछलियां भी देखने मिलेंगी। ये कोई भाषा है जिसको आप पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज कहते हैं, और यहां पर आपको देखने मिल रहा है हम्प्ड बुल, और ये आपको राइनोसोरस, जिसको हमारी कहते हैं, वो देखने मिल रहा है। और इन्हीं सब से हमें पता चलता है, हमें जानकारी मिलती है कि इन सबको जानकारी थी इन जानवरों की। टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट की बात करेंगे और ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करेंगे, जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सिविलाइजेशन को कंप्लीट करती हैं। सही मायने में पहली बार अगर अर्बनाइजेशन इंडिया में देखा गया तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा गया। यहां पर आपको देखने मिलेगा कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज जो है, ये सब चीजें यूज करी जा रही हैं पत्थरों के साथ में। तो ब्रॉन्ज को यूज करा जाएगा। ब्रॉन्ज क्या है? कॉपर और टिन को मिक्स कर देते हैं, और इसके अलावा आप देखेंगे कि कॉपर के साथ आर्सेनिक को भी मिक्स करा जाता था टिन की जगह। तो ब्रॉन्ज एक अलॉय हो गया, उसके अलावा कॉपर को आर्सेनिक के साथ मिला के अलग तरीके का एक अलॉय बनाया जाता था। तो मेटल वर्क की, कॉपर की अच्छी खासी जानकारी है, लेकिन एक मेटल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसकी जानकारी नहीं है, और दैट इज आयरन। तो ये आपको याद रखना है कि आयरन अगर गलती से भी आपको ऑप्शन में दिया है तो तुरंत काट देना। इसके बाद अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट क्राफ्ट जो है, कपड़े बनाने का काम हो रहा है। कपड़े के लिए आपको मालूम है जो धागा बनाना पड़ता है वो काम हो रहा है। इसके अलावा ईंटें बनाई जा रही हैं, नाव बनाने का काम हो रहा है। सील बनाई जा रही है। यहां पर आप देखिए जो सीलें बनाई गई थी ये मिट्टी की, ये सील बनाने का भी अलग से काम हुआ करता था, और ये सील बनाने का भी काम दिया जा रहा है। सील बनाना भी अपने आप में एक प्रोफेशन हुआ करता था। सोने के आभूषण बनाए जाएंगे और बर्तन बनाए जाएंगे, और बर्तन बनाने के लिए चाहिए आपको पॉटर्स व्हील। याद करिए, इस तरीके से होता है, जिसको सेंटर से घूमता है और यहां पर लकड़ी को फंसा के इसको घुमा दिया जाता है, और जब ये घूमने लगता है तो उसके ऊपर घड़े को आप शेप देके बनाते हैं। गोल्ड स्मिथी हो रही है, बीड मेकिंग, मन का, आपने मनके की माला देखी होगी, मोतियों की माला देखी होगी, उस तरीके से माला बनाने का भी काम एक प्रोफेशन था, और ये क्राफ्ट में देखा जाता है। और इससे हमें समझ में आता है, चाहे पॉटर व्हील की बात करें या फिर बुलक कार्ट की बात करें, चैरियट की बात करें, इससे समझ में आता है कि जो पहिया है उसकी जानकारी थी। व्यापार के दृष्टिकोण से देखें, ट्रेड एंड कॉमर्स की अगर हम बात करें तो ग्रेनरीज हैं। अब ग्रेनरीज है मतलब क्या है कि जो स्टोर करा जा रहा है इसको बेचा भी जाएगा। फिर सील्स हैं। सील्स की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं 2x2 की जो स्क्वायर सील है, या फिर इस तरीके की जो सील है जिनको आईडी कार्ड्स के तौर पे यूज कर रहे हैं, या फिर आप जो इनवॉइस होता है, आपने पता है आपको कोई भी चीज आप खरीदने जाते हैं तो उसके लिए वो बिल देता है, रिसिप्ट देगा, इनवॉइस देगा। आप अगर कोई ऑर्डर रिसीव करते हैं तो उसके लिए भी आपको एक रिसिप्ट मिलती है। हालांकि आज सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, पर उस समय में ये सारी चीजें करी जाती थी सील की मदद से।
जो स्क्रिप्ट है वो भी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का मतलब ये है कि अगर मैं आपको कोई चीज बेच रहा हूं और मैंने अपना जो बिल है वो इंग्लिश में बनाया है और अगर वहां पर आपको समझ में आती है हिंदी, तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आप इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हमें एक कॉमन लैंग्वेज रखनी पड़ेगी, तभी जाके हम व्यापार कर पाएंगे। इसके अलावा जो वेट्स एंड मेजर्स हैं वो भी प्रॉपर रखने चाहिए। अगर मेरे 1 किलो में 1000 ग्राम नहीं है और आपके 1 किलो में 1000 ग्राम है, या फिर मेरे 1 किलो का बराबर होता है 1000 ग्राम और आपका 1 किलो होता है 2000 ग्राम के बराबर, तो यहां पर दिक्कत होने लगेगी। तो वेट्स एंड मेजर्स जो हैं वो भी रेगुलेटेड हैं, एक जैसे हैं पूरी जगह पे। इससे व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। साथ में आप देखें तो फॉरेन ट्रेड भी हो रहा है। सुमेरिया की जो किताबें हैं, टेक्स्ट है, उनसे हमें पता चलता है एक जगह के बारे में जो एंशिएंट इंडस के रीजन में एक जगह थी जिसका नाम मेलुआ है, वहां से व्यापार हुआ करता था। उसके अलावा जो दिलमन है, जो बहरीन का इलाका है और दुबई का कुछ इलाका है, दिलमन जिसको कहते हैं, वो जगह हो गई। और मकान या फिर मकरान कोस्ट जो है, इन सारी जगहों पर भी आपको अवशेष मिलते हैं जिससे व्यापार के बारे में पता चलता है कि फॉरेन ट्रेड भी हुआ करती थी। नावों का यूज करा जाएगा, बोट का यूज करा जाता था और साथ में जो बैलगाड़ी है उसका उपयोग करते थे आप ट्रांजैक्शन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह माल भेजने के लिए। मेटल मनी सर्कुलेशन में नहीं था। जो सिक्के आज आप देखते हैं या फिर आपने, जब हम बात करेंगे आपसे जनपद की, महाजनपद की, उस समय पे कहीं कहीं पर मेटल के सिक्कों की बात करी जाती है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर होने वाला है बार्टर सिस्टम। तुम हमें 4 टमाटर दोगे तो हम तुम्हें 1 किलो चावल दे देंगे। इस तरीके का एक सिस्टम हुआ करता था। यहां पर मैं लिखता हूं 4 टमाटर आप मुझे देने वाले, मैं आपको 1 किलो चावल दे देने वाला हूं। इस तरीके का बार्टर सिस्टम हुआ करता था, एक्सचेंज हुआ करता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहीं पर आपको अर्ली एविडेंस मिलते हैं सिल्वर के। सिल्वर की जो जानकारी थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को थी, ये आपको पता चलता है। अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, जेड और स्टेटाइट जैसी चीजों का हम इंपोर्ट करा करते थे क्योंकि ये हमारे पास नहीं थी और हम एक्सपोर्ट करते थे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, खान पान की चीजें। कॉटन को एक्सपोर्ट करेंगे जिसको ग्रीक क्या कहते थे, सिंडन कहते थे। टेराकोटा के फिगरीन्स, बीड्स और चनुदारों और भी जगहों पर जो भी चीजें थी उन सबको हम एक्सपोर्ट करा करते थे। जैसे अगर हम बात करें तो कॉन्च शेल जो है, इसको हम एक्सपोर्ट करा करते थे। कॉन्च शेल मतलब शंख जो रहता है उसको। आइवरी के जो प्रोडक्ट हैं वो भी हम एक्सपोर्ट करा करते थे। कॉपर जो है उसके भी प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट करने का काम करा करते थे। यहां पर आप देखिए इस तरीके से सील्स और ये जो हमारा काम है कॉपर का, ये डांसिंग गर्ल का जो त्रिभंग पोज में खड़ी है, ये जो ब्रॉन्ज का स्टैचू है, ये आपको देखने मिला। इस तरीके की चीजें बनाई जाती थी और ये सारी चीजें एक्सपोर्ट भी करी जाती थी। हड़प्पन इंपोर्ट सोर्सेज की अगर हम बात करें तो इंपोर्ट्स कहां कहां से क्या क्या हो रहा है इसकी बात करनी जरूरी हो जाती है। सोना हम अफगानिस्तान, ईरान और जो साउथ में कोलार माइंस है, कोलार गोल्ड फील्ड, KGF, ये जो है, ये सारी जगहों से हम सोना लेके आ रहे हैं। आप कोलार नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे, अफगानिस्तान, ईरान और कोलार गोल्ड फील्ड। इसके बाद हम बात करें कॉपर, तांबा कहां से आ रहा है, खेतरी जो राजस्थान में, वहां से आएगा, बलूचिस्तान से आएगा। फिर टिन कहां से आ रहा है, टिन आ रहा है अफगानिस्तान से, ईरान से। लेपिस लजुली कहां से आ रहा है, जो कि एक बहुत ही सुंदर पत्थर होता है, वो अफगानिस्तान से आ रहा है। जेड जो है वो पामीर से आ रहा है। टर्कुस जो है वो खुरासान से आ रहा है। उसके बाद स्टेटाइट जो है वो तापी चह, ये जो ईरान में है वहां से आएगा। विटामिन जो है वो बलूचिस्तान और मेसोपोटामिया से आएगा। और लीड जो है वो आएगा साउथ इंडिया से, लेड कहेंगे इसको, सॉरी, लेड जो है वो साउथ इंडिया से आने वाला है, PB। उसके बाद सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, आखिर ढांचा कैसे था, समाजी ढांचा कैसा था। जो हायरार्की है अर्बन हैबिटेशन की, इसमें आप देखेंगे जो मर्चेंट्स या प्रीस्ट हैं वो इंपॉर्टेंट क्लास हो जाते हैं। वो सीटाडेल में ऊपर की तरफ रहते थे और उसके नीचे जो रहेंगे वो सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। फैशन कॉन्शियस थे हड़प्पा के लोग। आप देखेंगे बढ़िया दाढ़ी रखने का शौक था वहां पे, और कपड़े भी जो पहने जाते थे बड़े स्टाइलिश थे। हेयर स्टाइल भी बड़ी स्टाइलिश रखी जाती थी। मेकअप का यूज करा जाता था। लिपस्टिक लगाई जाएगी, कोरिलियम लगाया जाएगा, कोलिरियम लगाया जाएगा या फिर सिनेबाल लगाया जाएगा। तो वो चेहरे पे लगाया जाता है और ओठों पे लगाया जाता है, वो सारी चीजें। नेकलेस यूज करे जाते थे अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए। आभूषणों का बड़ा शौक था। उंगलियों की रिंग हो गई, कान में पहनने का जो काम है, और कमरबंद, एंकलेट्स और ईयर रिंग्स, ये तमाम चीजें जो है ये विमेन के द्वारा पहनी जा रही हैं। और कुछ कुछ जैसे नेकलेस हैं या आर्मलेट्स हैं, ये सारे मेन और विमेन दोनों पहनते थे। बीड्स जो हैं जो मन के बनाए जाते थे वो सोने के हो सकते हैं, तांबे के, ब्रॉन्ज के, कॉलनीरियन, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट, लेपिस लजुली, किसी भी पत्थर के या मेटल के हो सकते हैं, ये बनाए जाते थे। साथ में आप देखेंगे जानवरों के मुंह को डिजाइन करके इस तरीके के जो पिन बनाए जाते थे, जो पिन हेड या बीड्स बनाई जाती थी, उसमें जानवरों का जो फेस है या फिर इस तरीके के जो नेचुरलिस्टिक एनिमल मॉडल्स हैं वो भी तैयार करे जाते थे। पॉलिटिकल सिस्टम पे अभी भी बहुत ज्यादा क्लियर आपको कोई एविडेंस नहीं मिले, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी, तब तो जाके आप देखें वेट्स एंड मेजर्स में भी यूनिफॉर्मिटी है। इसके अलावा जो स्क्रिप्ट है उसमें यूनिफॉर्मिटी है, और ट्रेड एंड कॉमर्स में भी कुछ फिक्स रूल हुआ करते थे। साथ में कोई स्टैंडिंग आर्मी या फिर कोई फोर्स थी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है।
प्रीस्ट जो है ये यहाँ पर आप देखिए कहा जाता है कि शायद ये जो सिटी है इसको जिस तरीके से मेसोपोटामिया में प्रीस्ट चलाते थे, हो सकता है यहाँ पर भी प्रीस्ट चलाते हों, या फिर कहीं कहीं पर ऐसा कहा जाता है कि जो मर्चेंट्स हैं वो भी शायद यहाँ पर रूल करते होंगे, इस चीज को चलाते होंगे यूनिफॉर्म तरीके से। यहाँ पर आप देखिए जो स्क्रिप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की इस तरीके से थी, ये पिक्चर्स बनी और पिक्चर्स के फॉर्म में ये कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको देता हूँ, बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसे मान के चलिए ये एक बी है, हालांकि बी जैसी लग नहीं रही है, इमेजिन कर लीजिए ये बी है और बी के आगे मैंने एक पत्ती रख दी है, इस तरीके से एक ये पत्ती रखी है। अब ये जो पत्ती है और ये जो बी है, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप क्या बोलेंगे? बी लीफ। तो अगर मुझे बिलीव लिखना है, मुझे कहना है बिलीव मी, तो मैं बी और लीफ लिख दूंगा तो आप समझ जाएंगे बिलीफ, सर कहना चाह रहे हैं बिलीव करो, बिलीव। उसी तरीके से पिक्चर्स के फॉर्म में आप बहुत सारे आइडियाज को ट्रांसफर करते हैं। चाइनीज जो मैंडरिन है उसमें भी पिक्चर या पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज है वो उस तरीके से उसको समझाया जाता है और सीखा जाता है, जिसमें पिक्चर्स लगभग 1 से 5 लाख तक पिक्चर्स आपको अपने दिमाग में बनानी पड़ती है। और उसी तरीके की स्क्रिप्ट, उसी से मिलती जुलती स्क्रिप्ट होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करें तो जो सील है वो आपको मेल डेटी, जो पशुपति या फिर प्रोटोशिवा है, उनका आपको एक सील देखने मिलती है, जो कि योगी पोस्चर में बैठे हैं और उनके आसपास आपको एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस, बफेलो और 2 डियर देखने मिलते हैं। इसके साथ में आइडल वर्शिप की जो शुरुआत है वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में माना जाता है। बुद्ध की पूजा या फिर मूर्ति पूजा यहां से शुरू होती है। हड़प्पा में आप देखेंगे तो ये सेक्युलर सिविलाइजेशन थी, यहां पर आपको एक पर्टिकुलर रिलीजन या फिर एक पर्टिकुलर रिलीजियस प्रैक्टिस देखने नहीं मिलेगी। फालुस और योनि की पूजा की जाती थी, यह भी हमें यहां से देखने मिलता है। मदर गॉडेस जो है उनका आपको एक छोटी सी मूर्ति टेराकोटा की देखने मिलेगी और इससे समझ में आता है कि यहां पर मदर गॉडेस की पूजा करी जाती थी एज अ चीफ डेटी। इसके साथ में मेल और फीमेल डेटीज की भी पूजा की जाती थी यहां पर, यह भी हमें जानकारी मिलती है। पेड़ों की और जानवरों की भी पूजा की जाती थी। पेड़ों में जैसे पीपल है और अग्नि, इनकी भी पूजा होती थी। और एनिमल में यूनिकॉर्न और हम्प्ड बुल की पूजा करी जाती थी। एक पिक्चर है मोहनजोदड़ो, आपने देखा होगा, ऋतिक रोशन की पिक्चर है, उसमें यूनिकॉर्न बार बार दिखाया गया है। जो ऋतिक रोशन है उसके सपने में यूनिकॉर्न आता है, तो वो चीजें दिखाई गई हैं वहां पर और इससे समझ में आता है यूनिकॉर्न और हम्प्ड बुल की पूजा करी जाती थी। हड़प्पन्स जो है वो इविल स्पिरिट्स और गोस्ट में भी बिलीव रखते थे, इसी वजह से वो एमुलेट्स वगैरह पहनते थे, जो नजर के धागे हैं, ये सारी चीजें पहनी जाती थी। बरियल की बात करें तो यहां पर आपको पिट्स मिलेंगे, गड्ढे मिलेंगे, जिसमें जनरली बरियल हुआ करता था, जहां पर गड़ाया जाता था। कहीं पर आपको पॉट भी मिलेंगे, लोटे भी मिलेंगे और उसके साथ में आपको जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो आभूषण है, वो भी देखने मिलते थे। तो इन सब से आपको पता चल गया कि कहीं ना कहीं आफ्टर लाइफ में भी बिलीव करते थे कि ये जो आभूषण है, ये ज्वेलरी है, ये हथियार हैं, या खाने पीने की जो भी चीजें हैं, ये सब आगे भविष्य में इनको जरूरत पड़ेगी, इसीलिए उनकी ग्रेव में इसको रख दिया जाता था। बिल्कुल वैसे ही जैसा मिस्र में होता था, उसी तरीके की प्रैक्टिस यहाँ पर देखने मिलेगी। स्क्रिप्ट की बात करें तो इंडिया में इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी स्क्रिप्ट इसको कहते हैं। ये पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज है, जिसमें शब्द जो है वो पिक्चर्स के फॉर्म में दिखाए जाते हैं और इसको अभी तक भी क्रैक नहीं किया गया है, येट टू बी डिसिफर्ड। हो सकता है आप में से कोई इसको डिसिफर कर दे। बोस्ट ऑफ रोडॉन तरीके से लिखी जाती थी। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि पहले आप लेफ्ट से राइट लिखेंगे और उसके बाद आप इस तरीके से ये लिखना शुरू होगा। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये इस तरीके से लिखना शुरू किया जाता था। पहले आप लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जाएंगे, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से आप बोस्ट ऑफ रोडॉन में लिखते जाएंगे। तो अगर ड्रॉ करें तो इस तरीके से भी ये सही होगा ड्रॉ करना, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। तो इस तरीके से देखिए ये सील है। इस सील में आप देख पा रहे हैं कि यौगिक पोज में यहाँ पर पशुपतिनाथ या फिर प्रोटोशिवा है। यहाँ नीचे आपको 2 डियर दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको भैंस, राइनोसोरस देखने मिल रहा है, यहाँ पर आपको एलिफेंट और टाइगर भी देखने मिल रहा है। और इस तरीके की सील जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाई गई थी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऐसी सील्स वगैरह देखने मिलती हैं नाना प्रकार की जगहों पर, और सील्स का भी अपना रेलेवेंस है, जिससे हमें काफी ज्यादा आइडिया मिलता है। पॉटरी की बात करें तो पॉटरी में आप देखेंगे तो कॉमनली ये जो पॉटरीज हैं ये पेंटेड होती थी, रेड क्ले की इनको बनाया जाएगा और ये काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की होती थी, रोबस्ट और मजबूत होती थी, और जनरली इनका जो डायमेंशन और डिजाइन है वो लगभग सेम रहता था। एक्सकेवेशन में हमें इंडस वैली से बहुत सारी पॉटरीज मिलती है और ये जो पॉटरीज है, इन्हीं से हमें पता चलता है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो आर्यन से पहले की है या आर्यन से ज्यादा पुरानी है, आर्यन सिविलाइजेशन की है, पहले आई थी। इसमें आप देखेंगे रेड और ब्लैक कलर की पॉटरी ज्यादा आपको प्रेवलेंटली देखने मिलेगी, जिसमें रेड कलर का पेंट यूज करा जाता था बैकग्राउंड के लिए, और जो चिकनाई या ग्लॉसीपन देने के लिए, शाइन देने के लिए ब्लैक पेंट का यूज करा जाता था। इसमें आपको ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स देखने मिलेंगी और फिगर्स वगैरह देखने मिलेंगे जो रेड बैकग्राउंड पे बनाए जाते थे। कभी पेड़ बनाए जाएंगे, कभी चिड़िया बनाई जाएंगी, कभी जानवर बनाए जाएंगे, इनके फिगर्स, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स वगैरह पेंटिंग्स बना दी जाती थी पॉटरी पे। व्हील का यूज करा जाता था, जो मैंने आपको बताया पॉटर्स व्हील जो है उसका उपयोग करा जाएगा और उससे ही ये पर्टिकुलर पॉटरी बनाई जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि अच्छे तरीके से इनको इसको उपयोग करना आता था, इस व्हील का उपयोग करना इनको अच्छे से आता था।
पॉलीक्रोम पॉटरी मतलब बहुत सारे कलर्स, क्रोम मतलब होता है कलर और पॉली मतलब बहुत सारे। तो मल्टीपल कलर्स की जो पॉटरी है ये कम देखने मिलती है और ऐसा माना जाता है कि जो अमीर लोग रहे होंगे, मर्चेंट्स या प्रीस्ट, वही इस तरीके की पॉटरी यूज करते होंगे, जिसमें आपको ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स देखने मिलेंगे लाल कलर से, काले, हरे या फिर कहीं कहीं सफेद और पीले रंग का भी उपयोग किया गया, लेकिन ये काफी ज्यादा खास जगहों पर है। इसका सीधा मतलब ये है कि कम लोग यूज करते थे और जो पैसे वाले लोग थे वही इस चीज का उपयोग करते होंगे। देखिए इस तरीके की ये पॉटरी हुआ करती थी, आप स्पष्ट रूप से इस पॉटरी की डिजाइन को देख सकते हैं। नाना प्रकार की पॉटरीज है और यही पॉटरीज हमें बताती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो आर्यन सिविलाइजेशन से ज्यादा पुरानी है। व्यापारिक दृष्टि में देखें अगर तो इस तरीके से ये व्यापारिक जो बाजार है वो लगता होगा, बाजार ऐसे दिखता होगा। साथ में अगर आप चाहें एक विजुअल मेमोरी बनाना तो एक भारत एक खोज करके एक सीरियल आता था, काफी पुराना सीरियल है, भारत एक खोज। उसमें आप चाहें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में एक एपिसोड है, आप उसको देख सकते हैं, आपको उससे और स्पष्ट हो जाएगा। 29-30 मिनट का वीडियो होगा, स्पीड बढ़ा के आप देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, सफिशिएंट विजुअल मेमोरी बन जाएगी। इसके बाद अगर बात करें और सील्स की बात जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनकी चर्चा कर लेते हैं। सील्स में आप देखें तो सील्स की जनरली जो डायमेंशन है वो स्क्वायर होगा, 2x2 का, 2 इंच बाय 2 इंच का डायमेंशन होगा, लेकिन उसके अलावा भी रेक्टेंगुलर शेप में या दूसरे अलग शेप्स में भी सील देखने मिलती है। आईवीसी या इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकेवेशन में सील्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उससे हमें उनके व्यापार करने के तरीके और सील्स किस किस प्रकार की होती थी, कौन कौन से जानवर होते हैं, इनकी जानकारी भी हमें सील से मिली। जैसे हमें गाय और घोड़े की सील नहीं मिली, इससे हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि शायद ये लोग गाय और घोड़े के बारे में नहीं जानते। ह्यूमन फिगर एक तरफ मिलता है और दूसरी तरफ इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ एक इस तरीके की सील है। कहीं पर आप देखेंगे दोनों तरफ इंस्क्रिप्शन है, तो अलग अलग टाइप की सील्स जो है वो अलग अलग जगह यूज करी जाती थी। मेनली सील्स का यूज होता था कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको याद रखना, क्योंकि सोसाइटी जो है वो मर्चेंट चला रहे हैं ऐसा माना जाता है अगर, तो वो ज्यादा व्यापार करेंगे और व्यापार में यूज करा जा रहा है सील्स को, या फिर हाथ में बांधने के लिए एमुलेट के तौर पे यूज करा जाएगा सील को, तो ये आपको एमुलेट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। या फिर आइडेंटिटी कार्ड या एजुकेशन पर्पस के लिए भी सील को यूज करा जाएगा, तो 4 चीजें याद रखें, कमर्शियल पर्पस, एमुलेट्स के तौर पे, आइडेंटिटी कार्ड के तौर पे, या फिर एजुकेशन के लिए। कहीं कहीं पर स्वास्तिक का सिंबल भी आपको देखने मिलता है, सील पे स्वास्तिक का सिंबल भी देखने मिलेगा। इसके अलावा पर्शियन गल्फ के आसपास भी जो बहरेन का इलाका है वहां पर आपको सील्स देखने मिली हैं और जिनमें हड़प्पा के मोटिव्स हैं। तो इसका मतलब यह है, इससे ही प्रूफ होता है कि व्यापार चल रहा था। दिलमुन जो मैंने आपको बताया पहले, बहरेन के आसपास का इलाका, जो आज के दुबई है उसके आसपास का जो इलाका है, वहां पर वेट्स एंड मेजर्स जो हम यूज करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो हड़प्पन स्टैंडर्ड्स के वेट्स वहां पर मिले हैं, जिससे हमें फॉरेन ट्रेड के जो साक्ष्य हैं वो यहां पर स्पष्ट रूप से देखने मिलते हैं कि यहां पर भी फॉरेन ट्रेड हो रहा था अच्छे तरीके से। तो ये आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स याद रखने हैं। देखिए इस तरीके की सील्स हुआ करती थी, रेक्टेंगुलर सील्स भी होंगी और भी नाना प्रकार की सील्स होंगी, लेकिन जनरली स्क्वायर सील होती थी, जिनका डायमेंशन मैंने आपको बताया 2x2 की ये आपकी सील्स होने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें आर्ट की, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर या फिर आर्ट में आप देखेंगे तो ब्रॉन्ज कास्टिंग हो रही है। आपने देखा एक वो जो त्रिभंग पोज में खड़ी हुई एक लड़की है, वो बनाई गई है, डांसिंग गर्ल कहते हैं जिसको, तो ब्रॉन्ज कास्टिंग हो रही थी और इसमें लॉस्ट वैक्स की टेक्निक यूज करी जाती थी। अब लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है ये समझ लेते हैं जरा सा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानकारी होना जरूरी है कि लॉस्ट वैक्स किस तरीके से काम करती होगी। लॉस्ट वैक्स टेक्निक की हम बात करते हैं तो यहां पर समझिए, मान के चलिए आपको कोई मूर्ति बनानी है। उसके लिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, मूर्ति वैक्स की बनाएंगे। वैक्स का आपने एक स्टैचू बना लिया इस तरीके से। अब इस वैक्स के स्टैचू को बना के आप फिर क्या करने वाले हैं, इसको एक डब्बे में लेंगे और इस स्टैचू को बीच में फंसा देंगे, जिसके चारों तरफ आप मिट्टी भर देने वाले हैं और यहां से एक एंट्री और यहां से एक एग्जिट दे देने वाले हैं। और इस डब्बे को आप इस तरीके से बंद कर देंगे और फिर उसके बाद आप जो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज को गर्म करके खोलता हुआ ब्रॉन्ज लिक्विड फॉर्म में यहां से सेक्शन से एंटर करेगा और यहां सेक्शन से आउट होगा। और जब ये ब्रॉन्ज आउट होगा तो उसके पहले ये जो वैक्स है ये बह के बाहर आ जाएगी, वैक्स बाहर आ जाएगी। और जब वैक्स बाहर आ जाएगी तो उसके बाद अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका ब्रॉन्ज। और ये ब्रॉन्ज जो है, इसी से आपका जो स्कल्पचर है वो तैयार हो जाता है। चाहे वो डांसिंग गर्ल की बात करें या फिर किसी भी इस तरीके के जो फिगरीन्स बनाए जाएंगे, वो बनाने में आसानी होगी। तो इससे हम लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में समझ जाते हैं। और इसी के साथ में आप देखें तो टेराकोटा के फिगरीन्स भी आपको देखने मिलते हैं। छोटे छोटे खिलौने बनाए जाते हैं जो कि काफी क्रूड हैं। आपको देखने मिलेगा कि जो ब्रॉन्ज के जो आर्टिफैक्ट्स बनाए जा रहे हैं वो बड़े गजब के बनाए जा रहे हैं, उसमें सफाई है काम में। लेकिन टेराकोटा की बात करें तो टेराकोटा की जो फिगरीन्स बनाए गए उनमें उतनी सफाई नहीं है। जैसे ये ब्रॉन्ज का आप स्टैचू देखिए, यहां पर आपको देखने मिल रहा है जो बाल बांधे हैं वो भी स्पष्ट दिख रहे हैं, गले में जो ज्वेलरी पहनी है वो भी दिख रही है, हाथ में जो कंगन वगैरह है वो भी स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। तो ब्रॉन्ज के काम में इनकी अच्छी खासी पकड़ थी, लेकिन उसके
अवज में या फिर उसके कंपैरिजन में अगर आप टेराकोटा के काम को देखें तो टेराकोटा का काम काफी ज्यादा क्रूड और काफी ज्यादा साफ नहीं दिख रहा है, सफाई की भी कमी है और जो परफेक्शन है उसकी भी कमी है। तो टेराकोटा में इतनी अच्छी पकड़ इनकी नहीं थी, ये आपको याद रखना है। इसके साथ में अगर बात करें तो आपको बहुत अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें मिल रही है। जैसे डांसिंग गर्ल का मैंने एग्जांपल दिया जिसमें त्रिभंग पोज में वो डांसिंग पोस्चर में खड़ी। इसके अलावा ह्यूमन फिगरीन्स, एनिमल फिगरीन्स भी देखने मिलेगी। पत्थर के स्टैचू मिलेंगे मोहनजोदारो में, जैसे हमें बियर्डेड मैन का जो प्रीस्ट भी कहा जाता है उसका हमें स्टैचू मिलता है जिसने एक शॉल ओढ़ा है और उसकी जो दाढ़ी है वो प्रॉपर्ली शेप्ड है, उसकी आंखें प्रॉपर्ली शेप्ड है, दाढ़ी के ऊपर जो फ्लावर्स बने हैं वो भी स्पष्ट रूप से दिखते हैं और ये स्टेटाइट का बना है। इसके अलावा जो प्रीस्ट हो गया, प्रीस्ट का इंटरप्रिटेशन के अलावा आप रेड सैंडस्टोन का एक मेल टॉर्सो देखते हैं, धड़ देखते हैं जो आपको हड़प्पा में मिलता है जो कि रेड सैंडस्टोन का बना है, ये भी बहुत अच्छे से कार्व किया गया है। टेराकोटा फिगरीन्स की बात करें तो क्रूड फिगरीन्स, आपको क्रूड शेप्स देखने मिलते हैं, चाहे मदर गॉडेस की बात करें या फिर मास हॉर्न्ड डेटी की बात करें या फिर कोई खिलौनों की बात करें तो खिलौने भी काफी क्रूड बनाए गए हैं। आप यहां पर देखिए किस तरीके के क्रूड खिलौने जो मैंने पहले चर्चा की इस तरीके के बनाए गए हैं। इसके बाद हम बात करें वेट्स एंड मेजर्स की तो क्यूबिकल वेट्स हुआ करते थे जो कि ग्रेजुएटेड साइज मतलब बड़े से छोटे इस तरीके से प्रॉपर वेट्स हुआ करते थे जो कि स्टैंडर्ड होंगे। हड़प्पा में एक स्टैंडर्ड चला करता था जो बाइनरी वेट सिस्टम है उसको ही फॉलो करा जाएगा और लगभग आसपास की जो सेटलमेंट थी उनमें भी इसी वेट का यूज करा जाता था। अब थ्योरीज की बात करें, जो थ्योरीज रही हैं ओरिजिन पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो ओरिजिन की थ्योरीज रही हैं, इसमें EJH मैके जो कहते हैं वो कहते हैं जो पीपल हैं सुमेरिया से या फिर सुमेर से जो साउथ ऑफ मेसोपोटामिया वहां से माइग्रेट होकर आए थे और इन्हीं ने हड़प्पन सिविलाइजेशन को बसाया। DH गॉर्डन और मॉर्टिमर व्हीलर कहते हैं ये जो माइग्रेट हुए हैं वेस्ट एशिया से माइग्रेट करके आए हैं और फिर उन्होंने हड़प्पन सभ्यता को बसाया। अमलंद घोष जो है वो कहते हैं कि जो प्री हड़प्पन कल्चर था यही मैच्योर होकर हड़प्पन कल्चर का फॉर्म ले लेता है। MF रफीक मुगल जो है वो कहते हैं कि जो इंडस वैली है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये जो कल्चर है ये राबी रिवर के पास में ही डेवलप होता है। तो ये सारे अब अलग अलग जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके इंटरप्रिटेशन है पर्टिकुलरली इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अब ये सब पढ़ने के बाद हमें एक चीज जाननी है कि आखिर इतनी अच्छी सभ्यता थी तो इसका पतन क्यों हुआ, इसका डिक्लाइन क्यों हुआ, डिक्लाइन के क्या कारण थे। ऐसा कहा जाता है कि धीरे धीरे 2000 BC आते आते तक ये ग्रेजुअली डिक्लाइन करने लगा और ये जो सभ्यता है सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के पीछे रीजंस माने जाते हैं। जो जमीन है उसकी उर्वरकता कम हो गई, सॉइल फर्टिलिटी कम हो गई, साथ में जो लैंड है वो डिप्रेस होने लगा। लैंड जो है डिप्रेस होने की वजह से आप देख रहे हैं कि जो सी है उसकी भी चेंज हो रही लाइंस, रिवर की लाइंस भी चेंज हो रही, रिवर की ज्योग्राफी चेंज होती है। आर्यन के इन्वेशन भी कहा जाता है और इसके साथ में जो फ्लड्स, अर्थक्वेक या फिर इस तरीके की आपदा जो है उनको भी इसका कारण माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे ज्यादा माना गया रीजन या सबसे ज्यादा अपनाया गया रीजन, एक्सेप्टेड रीजन है इकोलॉजिकल इंबैलेंस। ऐसा कहा जाता है कि इकोलॉजिकल इंबैलेंस की वजह से ये सभ्यता जो है वो खत्म हो गई थी। इसके साथ में रिसेंटली एक रिसर्च हुई है IIT खड़गपुर में जिसमें यह कहा जाता है कि लगातार 900 साल बारिश होती है जिसकी वजह से IBC जो है वो डिक्लाइन होने लगती है और ये मुख्य कारण माना जाता है अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑफ IIT खड़गपुर। तो यहां पर इस पर्टिकुलर चर्चा में जहां पर हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को शुरू किया, प्री पोस्ट सारी चीजें हमने देखी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, आर्ट एंड कल्चर भी समझ लिया, उनके रहन सहन का तरीका, सोसाइटी, पॉलिटी, हर चीज के बारे में हमने जानकारी ले ली। यहां पर इस सेशन को हम कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले डिस्कशन में जिसमें हम बात करेंगे आयरन एज या फिर वैदिक एरा की। थैंक यू।